Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala, Faculty Social Science, Motion Education. आज जो हम क्रैश कोर्स NTSC क्रैश कोर्स में चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या रोल है, वो हम देखेंगे। ये सब चैप्टर्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस में वो सभी कनेक्टेड हैं। अब कनेक्टेड कैसे हैं या कनेक्टेड होने के लिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। जैसे हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि रिसोर्स, लैंड एक प्राइमरी रिसोर्स है। लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है, लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हमने चैप्टर देखा एग्रीकल्चर की क्या यूटिलिटी है, कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनका जिनका जो बेसिकली ये ग्रोइंग सीज़न है और क्या हार्वेस्टिंग सीज़न है और उनकी प्रोडक्शन कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ वो उसकी अवेलेबिलिटी है। उसके बाद हमने बात की थी मिनरल्स एंड रिसोर्सेज की। अब मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में हमने देखा था कि मिनरल्स क्यों ज़रूरी है। कोई भी मिनरल, चाहे आयरन और हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, उसकी लोकेशन, उसकी अवेलेबिलिटी हम कर रहे हैं। अब इसी के सीक्वेंस में अगर हम इसको आगे लेके जाएं और इसको समझें कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या है। बहुत आसान है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये वही इंडस्ट्रीज़ हैं, ये वो प्लांट्स हैं, ये वो फैक्ट्री सेटअप है, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो उन्हीं रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग करती है जिनको हम मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में देख कर आए हैं या जिनको हम एग्रीकल्चर के चैप्टर में देख कर आए हैं, या जिस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमने ये देखा था कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब कहीं पर फैक्ट्री, किसी भी तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है तो उस पर कैसी टेक्नोलॉजी होगी या क्या प्रोसेस होगी। तो जो मैं बोल रहा था कि जो पूरा ज्योग्राफी का एक सेक्शन है वो पूरा ज्योग्राफिकल सेक्शन बेसिकली कनेक्टेड है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, और यही कनेक्शन जो है वो कनेक्शन आपको आगे मिलता है, आपको आगे इन चैप्टर्स में मिलेगा। अब जैसे कि बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सिंपल सी बात है, आपके आसपास हम जिस भी शहर में रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, हम क्या देखते हैं कि देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ छोटे उद्योग हैं, कुछ छोटे लेवल पे फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ मास लेवल पे प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ हैं। दोनों का एस्टैब्लिशमेंट टाइप अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक कॉमन एक्टिविटी है, वो है प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। जब हम किसी गुड्स को फिनिश्ड लेवल पे देखते हैं, जैसे कि ये वॉच, अगर ये वॉच है ये पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी से बनी होगी, पर्टिकुलर एक मटेरियल से बनी होगी, प्लास्टिक होगा, या इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो इसका प्रोसेसर है, क्योंकि एक वॉच है, वॉच भी अलग अलग तरीके की होती है, डिजिटल होती है, कोई क्रोनोग्राफ होती है, कोई एनालॉग होती है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसको बनाने का पैटर्न कहाँ बनाई जा रही है, किस फैक्ट्री में, किस प्लांट में, किस जगह बनाई जा रही है, वो इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा है। आयरन, लोहा, हम मिनरल रिसोर्सेज में पढ़ते हैं कि हमें एज एन रिसोर्स हमें मिला है, यही जो मिनरल रिसोर्स है इस पे प्रोसेसिंग करके स्टील बनाया जाता है। अब जो स्टील बनाया जा रहा है वो स्टील कहाँ प्रोसेस हो रहा है, किस प्लांट में, किस फैक्ट्री में बन रहा है, उस स्टील के लिए आयरन कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वे क्या है, रेलवे से आ रहा है या ट्रक से आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, ठीक है। प्लस जहाँ वो प्लांट लगाया है वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, हो सकता है कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल जिसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती हो तो पानी उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। जूट की इंडस्ट्रीज़ जो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर में, जहाँ जूट है वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत चाहिए, एक तो उसको उगाने के लिए भी, प्लस उसको साफ़ करने के लिए, उसको फाइन करने के लिए, तो वाटर भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी आप इंडस्ट्रियल लोकेशंस देखेंगे अक्सर वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दो प्राइम जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्स की किसी भी बड़े प्लांट को लगाने के लिए। आप अपने आसपास कहीं भी देखें, आप अपने फैमिली में देखें, अपने पेरेंट्स से बात करें, आप जहां वो काम करते हैं उसका एक सेटअप होगा, एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, एक टेक्नोलॉजी होगी जिस पे वो काम कर रहे होंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में तो हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है, वो उसके लिए काम करने के लिए कोड किया गया है, उसको उसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी, कुछ कोड चाहिए होगा, है ना। सिमिलरली जब प्रोडक्शन होता है चाहे किसी भी लेवल पे देखो, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि एक कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, अलग अलग प्रोडक्शन चाहिए। जैसे कि फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इस कार के लिए हमें क्या चाहिए कि इस पर्टिकुलर कार के लिए आयरन चाहिए जिससे इसकी बॉडी बनेगी, जिससे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी, इस स्ट्रक्चर के लिए जो ह्यूमंस हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स वो लगेगा, ठीक है। इस कार की बॉडी है, इसकी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग रिसोर्स,
ठीक है। इस कार की सीट का मैन्युफैक्चर कहीं और होगा जिसके लिए लेदर चाहिए होगा, तो लेदर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, यानी हर एक इंडस्ट्री और उसको मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का बेसिक जो चीज है वो तो है रॉ मटेरियल, यानी बिना रॉ मटेरियल के किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बिना रॉ मटेरियल के किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे कि आप देखो लेदर इंडस्ट्री पे शूज बनाए जाते हैं। अब शूज एक छोटा मोची भी बनाता है, एक छोटे प्लांट में लोग पहले घरों में बनाते थे चमड़े को हाथों से सिलकर, अब शूज का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में हो रहा है, बड़े लेवल पे बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, ठीक है। तो वो एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई हैवी प्लांट, कोई स्मॉल प्लांट, यानी कि साइज के आधार पर भी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जब साइज के बेसिस पर है, जब हम बात करें कि बेसिक जो एक उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, तो अलग अलग बेसिस पे इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, आप सेकंड इमेज में हम देखें तो कॉटन टेक्सटाइल है, थ्रेड यार्न बनाने की इंडस्ट्री। यहाँ पर मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन, धागा, रेशा, यार्न बनाना, स्पिनिंग करना, स्पिनिंग, व्यूविंग, यार्निंग, और फिर फाइनल उससे कपड़ा या क्लोथ बनता है। फिर कपड़े से हम अपने कपड़े जाके सिलवाते हैं, कपड़े का जो पूरा एक स्टॉक होता है उससे हम अपने कपड़े सिलवाते हैं। कपड़ा बनाना, कपड़ा के लिए थ्रेड के लिए उसका मेन सोर्स कॉटन है, कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक सीक्वेंस में जुड़ी हुई है। क्लियर? चलो, तो बेसिकली हमारे जितने भी डेली रूटीन के जो हमारे प्रोसेस हैं या डेली रूटीन का जो भी हमारा सीक्वेंस है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब जैसा मैंने बताया, प्राइमरी सोर्स रॉ मटेरियल, अब बहुत सिंपल सी चीज है, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। शुगर केन, गन्ना जो है, शुगर केन एक ऐसी कमोडिटी है जो रॉ मटेरियल है, जो कहां से मिलती है, एग्रीकल्चर से। अगर ये एग्रीकल्चर से आ रहा है, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये किस तरीके की होगी, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे प्रोसेस की जाने वाली इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड। क्वेश्चन के लिए याद रखना एनटीएससी के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। जैसे मैंने शुगर केन दिया, ऐसे ही क्या हो जाएगा, कॉटन, यानी वो इंडस्ट्रीज जो कॉटन खरीदती हैं किसानों से या किसी भी मर्चेंट से, कॉटन खरीद रही है, कच्चा कॉटन खरीद रही है और उस पर प्रोसेस करके क्या कर रही है, कपड़ा बना रही है, क्लोथ बना रही है, ठीक है, धागा बना रही है, वो किस तरीके की इंडस्ट्रीज होगी, एग्रो इंडस्ट्रीज, यानी कॉटन, शुगर केन। अब दूसरा जैसे जूट, यानी जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी आधारित है, तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाला, वैसे तो उद्योग, इनको भी उद्योग ही इंडस्ट्रीज ही हैं, ठीक है। कंजम्पशन करना एक डिफरेंट चीज है, तंबाकू के ऊपर ही आधारित है, तंबाकू से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज। तंबाकू जो है वो बेसिकली खेत में होता है, खेती उसको उगाया जाता है, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड, अब इस पे प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड जब बनाया जा रहा है वो क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो शुगर केन से जैसे शक्कर बनाई जा रही है, शक्कर को प्रोसेस करने के लिए शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। गुड़ बनाने के लिए लोग गांव में गुड़ ओपन में बनाया जाता है, कोई प्लांट नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, कन्वेंशन तरीके से बनाया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन किससे हो रहा है, एग्रीकल्चर कमोडिटी से हो रहा है, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित हो, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी जो इंडस्ट्रीज हो गई वो कौन सी हो गई, वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली मिनरल बेस्ड है। मिनरल्स, जैसे मिनरल्स कितने तरीके के होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हम यूज करते हैं, चाहे आयरन हो गया, चाहे बॉक्साइड हो गया, चाहे मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, माइका हो गया, ठीक है। अगर नॉन मेटल्स में जाएंगे तो लाइमस्टोन हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जिप्सम हो गया, ठीक है। लेड हो गया, जिंक हो गया, लेड और जिंक दोनों का बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो कोई फाइन मिनरल को रॉ मटेरियल के रूप में लेती हैं और उससे कोई फिनिश गुड्स बना रही हैं या उसको प्रोसेस करके उससे प्लांट बना रही हैं, स्मेल्टिंग कर रही हैं, उसके लिए बॉयलर्स चाहिए बड़े बड़े, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। क्लियर? अब देखो, सबसे पहला तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रोसेस के लिए प्लांट, एग्रीकल्चर, लैंड, जमीन चाहिए। दूसरा, वो जमीन कहां मिलेगी, तो प्रोसेसिंग के लिए लैंड, लैंड के साथ जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, पावर कंजम्पशन, क्योंकि जो भी बड़ा प्लांट या इंडस्ट्री लगेगी बिना इलेक्ट्रिसिटी के, वहां अगर उस रीजन में, उस स्टेट में अगर डेवलपमेंट नहीं है, किसी स्टेट में अगर मान लो कि कोई कंपनी प्लांट लगाने का सोच रही है, तो पहले वाटर अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी जरूर देखी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ स्टैब्लिशिंग एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए इंपॉर्टेंट, जो देखना पड़ता है। अब जैसे मैं मान लो मैं हूं, मुझे एक कोचिंग खोलनी है, तो मैं उसके लिए क्या देखूंगा कि अच्छा मुझे एक कोचिंग खोलनी है, तो मैं देखूंगा ऐसा इस शहर देखूंगा जहां
स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, वहाँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, वहाँ स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो, एजुकेशन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट जगह हो, जैसे कोटा। अब कोटा को कोचिंग सिटी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ क्या है? वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन है, भारत के हर प्रांत से कनेक्टेड है ट्रेन से, आसपास बड़े टाउन है जो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड कनेक्टिविटी, ये तीनों। तीसरा एनवायरमेंट, यहाँ एजुकेशन इस तरीके का एनवायरमेंट बन चुका है कि हर एक बच्चा यहाँ आके पढ़ना चाहता है। तो किसी भी जगह के ऊपर जैसे प्लांट लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, तो ये फिजिबिलिटी फैक्टर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी प्लांट वो देखना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के लिए भी, स्टेज 2 के लिए भी। चलो, अब क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की? बहुत सिंपल सी बात है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कंट्री है जो एग्रीकल्चर है और बहुत ज़्यादा फ्लरिश है, वहाँ कोई बड़ा प्लांट ही ना हो? ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी अगर अर्निंग आधारित होती या हर व्यक्ति एग्रीकल्चर करके अमीर बन रहा होता, इकोनॉमिकली डेवलप बन रहा होता, तो शायद दुनिया की सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ही कर रही होती। ठीक है, नो डाउट एग्रीकल्चर इज आवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। हर व्यक्ति का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि लैंड एक एसेट है और उस पर आप खेती करो, जमीन बनाओ, स्कूल खोलो, मकान बनाओ, वो सब उस पर चलता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरा, ये उन लोगों की भी प्राइमरी एक्टिविटी है जो एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एजुकेशन करता हो वो किसान नहीं होगा या खेती नहीं करता होगा। ठीक है, खेती या कृषि हमारा मूल एक सदियों से चला हुआ आ रहा हमारा एक बेसिक काम है, लेकिन ये चीज ध्यान रहे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी एग्रीकल्चर जरूरी है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में बात की। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब सब कुछ कर सकती है। अगर उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हुई, तो प्राइमरी सेक्टर से अगर उसको सप्लाई नहीं हुआ रॉ मटेरियल, ठीक है, माइनिंग, डिगिंग, क्वेरिंग, माइनिंग क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी तो है, अर्थ के ऊपर ही तो बेस्ड है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सोल में नहीं काम कर सकती, उनको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, बट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, जो प्रोडक्शन की रेट फास्ट होती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, अर्निंग्स बढ़ती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अर्निंग्स ज्यादा होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर इसको हम बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर कृषि पे आधारित, सेकेंडरी प्रोडक्शन पे, टर्शरी सर्विसेज, डॉक्टर, टीचर्स, उसके बाद आप बात करो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये सब टर्शरी में जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज जो आपको सर्विस देते हैं। अब रैपिड ग्रोथ ऑफ कंट्री थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हर व्यक्ति आश्रित ना हो जाए। हर व्यक्ति के पास जमीनों का आधार जो है बराबर नहीं है, हर व्यक्ति के पास लैंड होल्डिंग साइज इक्वल नहीं है। छोटा किसान, उसके पास जमीन कम है तो उसको अर्निंग बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा? एग्रीकल्चर के अदर कुछ ऑक्यूपेशन देखेगा या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को किसी और प्लांट या फैक्ट्री में काम करवाने की सोचेगा। तो इनकम का जो एक रेज होने का जो एक फैक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। प्लस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, क्योंकि लैंड होल्डिंग बराबर नहीं है। क्लियर? अब जनरेट्स गुड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जनरेट्स गुड इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इसको सोच के देखो, अगर नेशनल हाईवेज ना होते जिसपे हम 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या हम एक जगह से दूसरे के पास पहुंच सकते? नहीं। वो हाईवेज बनाने की टेक्नोलॉजी, उनमें लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हाई टेक्नोलॉजी के हैं, फास्ट बनाने की स्पीड, ये एक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन किस में चला गया? फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के सर्किट में। ठीक है, जो ब्रिजेस बनते हैं रेलवेज के, या ब्रिजेस बनते हैं जो सी में बनते हैं, बांद्रा वर्ली सी रिंग मुंबई में, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, आयरन और स्टील नहीं बनेगा तो आप ब्रिजेस कैसे बनाओगे? और आयरन और स्टील बनाने के लिए या कोई भी फिनिश्ड एलॉय बनाने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे? इंडस्ट्रीज बनाओगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल। तो दोनों ही साथ में चलता है, हैंड इन हैंड लेके चलते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट। नाउ it also reduce poverty and unemployment and generate employment with the public private model। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा सरकार होल्ड करती है, जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, बीपी, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो लिमिटेड है। तो ये जो प्लांट्स हैं, ऐसे बड़े इनोवेटिव कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या बड़े इंडस्ट्रीज जो सरकार जिसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और उसका मालिकाना हक सरकार के पास हो, वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। सरकार लोगों के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशंस बनाती है, वहाँ जाके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वहाँ एक गार्ड से लेके, एक इलेक्ट्रिशियन से लेके, एक वाटर फिटर से लेके हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लाइफस्टाइल जो है, जो अर्निंग लेवल है वो बढ़ता है, तो लोगों की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, देन इट ऑल्सो एनहेंस द डिमांड आउटसाइड इंडिया। और जो प्रोडक्शन इंडिया करता है
जैसे इंडिया में कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल निकल रहा है जिसमें इंडिया की सुपरमेसी है, भारत में लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसको दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा थ्रू टेक्नोलॉजी कन्वेंशन, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो इंडिया के पास विदेशी मुद्रा भी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस चीज़ की कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बेसिकली रोल क्या है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड है। अब हर चीज़ जो बन रही है वो किसी ना किसी प्रोसेस से बन रही होगी, तो प्रोसेसिंग करना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट ही है। ठीक है, अगर हम छोटे से एग्जांपल पे समझें जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे देखोगे कि बेसिकली अगर आप इसको समझोगे कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप समझो कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है यही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। क्लियर? नाउ बहुत छोटे से एग्जांपल देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ब्रिटानिया, कितना बड़ा नाम है, ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी, कितना बड़ा नाम है, ठीक है ना, ब्रिटानिया। या बात करें पार्ले, ठीक है, पार्ले कितनी बड़ा नाम है, लेकिन क्या कर रही है, बिस्किट बना रही है। ठीक है, अब बिस्किट बना रही है, किससे बना रही है, व्हीट से बना रही है, ठीक है, या मैदा से बना रही है, राइस से बना रही है, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बिना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ नहीं है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं होती, फॉर एग्जांपल, तो जो टेक्नोलॉजी है बिस्किट बनाने की, किसान उसका जो गेहूं है एक्स्ट्रा भाव में कहां बेचता, जब बिस्किट की डिमांड नहीं होती तो गेहूं की डिमांड नहीं होती, गेहूं की डिमांड नहीं तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ती रहती, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है बेच नहीं पा रहा तो इनकम नहीं बढ़ी, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इनकम बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो इनडायरेक्टली रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और उसी रॉ मटेरियल की ज्यादा खेती किसान करेगा और ज्यादा इनकम कमाएगा। दैट मीन्स दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर एम्बेड है। उसी तरीके से लेदर, मान लो लेदर जानवरों की, जो अगर ओरिजिनल लेदर बात करें तो जानवरों की जो स्किन होती है, चमड़ा जो होता है वो वहां से प्राप्त होता है, इसे फिनिश किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको शूज या लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो लेदर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लेदर गुड्स बनाए जाते हैं, बैग्स हो गए, शूज हो गए, जैकेट्स हो गए, हर एक एरिया है पूरा। ठीक है, तो अगर लेदर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो सिंथेटिक फाइबर लेदर की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडस्ट्रीज में। तो बेसिकली डिमांड जो है, हम केवल यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे वो सब इसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बस एक तरीके से बोलता है ना, एक सेंस ऑफ लॉजिक आपको डेवलप करके रखना है। इस चैप्टर में कोई ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको अलग से दिखेगा, यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ लॉजिक है कि आप अगर समझोगे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है तो आप उसका पूरा एक आइडिया लगा लोगे। अच्छा, बहुत इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक छोटा सा क्रिकेट बैट होता है, छोटा सा क्रिकेट बैट है, आपने ऑस्ट्रेलियन बैट्स देखे होंगे, कुकाबुरा, क्रिकेट सब देखते हैं, उसपे कुकाबुरा लिखा होता है, ऑस्ट्रेलियन बैट्स का एक ब्रांड है। बैट लकड़ी से बन रहा है, वो टिम्बर कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, प्राइमरी। अगर मान लो कि क्रिकेट में बैट ही नहीं होता तो बैट बनाने वाले, जो हाथों से बैट बनाने वाले लोग हैं, उनका ऑक्यूपेशन चला जाता। अब हम ये नहीं करेंगे क्रिकेट का बैट का मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, फिनिश गुड से जुड़ी हुई है। ग्लव्स बनाना, पैड्स बनाना, शूज बनाना, ठीक है, क्रिकेट के हेलमेट बनाना, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हैं, किसी ना किसी फैक्ट्री में ही बन रहे होंगे, हाथों से तो हर चीज नहीं बन रही है। ठीक है, तो जो चीज, हर चीज हाथों से नहीं बनाई जा रही। कॉटन, बहुत सालों पहले कॉटन, कपास को उगाना, फिर तोड़ना, फिर उससे फाइन महीन रेशे बनाना, जब तक पावर लूम्स का इजाद नहीं हुआ था। पावर लूम क्या होता है, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स हैं, जो फटाफट गिट्टों को घुमाते हैं, धागा थ्रेड जो उस पर लपेटता है, बहुत सारे थ्रेड बनते हैं और इन थ्रेड्स को मिक्स करके कपड़ा बनाया जाता है, यार्न जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू इजाद हुआ। अब ये समझते हैं, अब क्योंकि हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं या एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनकी अर्निंग्स ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली प्राइमरी। तो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो नेशनल इनकम में जाता है। नेशनल इनकम क्या होती है, हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी जो सेक्टर होता है हमारा। प्राइमरी मतलब खेती से आने वाला उत्पादन पूरे देश का, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जितना उत्पादन हुआ, चाहे शूज़ बने, चाहे कपड़े बने, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ, चाहे आयरन स्टील प्रोडक्शन हुआ, चाहे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हुआ, चाहे पेन पेंसिल का प्रोडक्शन हुआ, हर व्यक्ति का जो एक इनपुट है वो सेकेंडरी सेक्टर में गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और टर्शरी, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशन या जो हॉस्पिटलाइजेशन है, वो ऐसी सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें लगने वाले टैक्स हो गए, उसमें लगने वाला किराया हो गया, वो सब टर्शरी में चला गया। जब इसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया
तो नेशनल इनकम निकलती है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है 1980 से बाद, क्योंकि प्लांट्स लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। जब प्लांट्स लग रहे हैं तो अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है। अगर कोई बड़ा प्लांट किसी एक छोटे शहर में आता है, वो स्टेब्लिश होता है, तो धीरे धीरे वहाँ ग्रोथ होती है, वहाँ लोग आके बसावट करना शुरू करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होता है, तो अर्बनाइजेशन होता है, यानी शहरीकरण बढ़ता है। ठीक है, लोग गाँव से जॉब के लिए शहरों में आते हैं, जहाँ बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। बहुत कॉमन है ये चीज़, हम सब इसको समझते हैं। ठीक है, नाउ जो एक स्टैटिस्टिक्स से बुक में दिया है वो है 17 से 27% जो है ग्रोथ, यानी 10% ग्रोथ रेट हुई है लास्ट 2 डिकेड्स में। लास्ट 2 डिकेड्स मतलब ये 19, क्योंकि बुक हमारी 2016 की है, तो 1992 से जो 2000 हम बात कर रहे हैं 12 तक की, वो जो डिकेडल ग्रोथ है 2 साल की, 10-20 साल की, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और उसमें भी डेवलपमेंट किस में हुआ है? मिनरल्स के अंदर, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, जो मिनरल्स हम ढूंढ रहे हैं और उनके बेस पे जो हम आधारित प्लांट बना रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, बाड़मेर राजस्थान के अंदर रेतीला एक डिस्ट्रिक्ट है। बाड़मेर में इंसान का सेटलमेंट बहुत कम है, ह्यूमन डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन जब से बाड़मेर में ऑस्ट्रेलियन कंपनी केरन ने तेल की खोज की है, गैस की खोज की है, तो आज बाड़मेर सबसे तेजी से डेवलप होता हुआ शहर है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, जबकि बाड़मेर में पीने का पानी भी नहीं है। लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल आप देखो, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, जहाँ पर ये यूएई, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं है, लेकिन ऑयल है, तेल है। तो उसी तेल या पेट्रोलियम के दम पे वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। दुबई में जितने स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है, सबसे ऊंची ऊंची वर्ल्ड की बुर्ज खलीफा, और जितनी बिल्डिंग्स है, कहीं और किसी और कंट्री में है जहाँ पानी अच्छा है, खेती अच्छी है, और दूसरा है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे कितना डबल तरीके से ग्रो करता है। ठीक है, ग्रोथ रेट हमने बात करी ली 7 to 10%। और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को देखने के लिए एक परमानेंट कमीशन बनाया गया है, जिसको बोलते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, एक छोटा गांव है, एग्जांपल हो, एक गांव है, ठीक है, उस गांव का नाम है भेरीपुर। भेरीपुर जो गांव है, इसमें जो आपने अपना पालमपुर वाला चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्या देखते हो आप? वहाँ ट्रांसपोर्टेशन थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी से खेती होती थी, प्लस वहाँ रोड अच्छे थे, कनेक्टिविटी, पास का बड़ा शहर कनेक्टेड था। तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ अच्छा था, खेती भी अच्छी है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी अच्छी हैं। क्लियर? अब देखो, जो यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन भी आता है और एनटीएससी स्टेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं? फैक्टर्स विच कैन बी लुक्ड टू एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंटली देखा जाएगा? सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो कि मैंने टिस्को का प्लांट, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील जो प्लांट है, उसमें आयरन निकल रहा है जमशेदपुर से, लेकिन मैंने प्लांट बनाया है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। तो मेरे रॉ मटेरियल को लाले ले जाने की कॉस्ट ट्रेन से या रोड से इतनी हो जाएगी कि मुझे फिर वो कॉस्ट प्रोडक्शन में इंक्लूड करनी पड़ेगी, और मेरा स्टील बहुत महंगा होगा तो बिकेगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो रॉ मटेरियल कहीं आसपास ही हो जहां पर उस प्लांट को बनाया जाए। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ा एशिया का स्टील प्लांट, ठीक है, तो वहां से आयरन भी निकल रहा है, तो वहीं पर बनाया जाए जहां पर आपको रिसोर्स मिल रहा हो, रॉ मटेरियल मिल रहा हो, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन, वो कम हो। ठीक है, लेबर मिले वहां आपको, स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर क्या होती है? स्किल्ड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं स्किल्ड लेबर हूँ। अनस्किल्ड लेबर, जो आदमी बिल्डिंग्स में आप देखते हो, जो व्यक्ति काम कर रहा है अलग अलग जगह, उसके पास कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पास कोई हुनर नहीं है, जैसे वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है, फिटर नहीं है, या वो दर्जी नहीं है, या उसको कोई काम नहीं आता है, वो एक सिंपल व्यक्ति है, उसको काम चाहिए कुछ भी, वो लेबर की कैटेगरी में जाता है, उससे कोई भी काम करवा लिया जाए। तो लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों चाहिए। जब प्लांट बन रहा होता है तो आपने कहा बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो जितने भी मजदूर हैं वो बेसिकली अनस्किल्ड हैं, वो किसी भी तरह के काम में सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट है, या वहाँ जो क्रेन चला रहा है, या जो वहाँ पर जेसीबी मशीन चला रहा है, तो ये सब क्या हो गए? स्किल्ड हो गए। ठीक है, तो दोनों, लेबर दोनों होनी चाहिए। कैपिटल, पैसा, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, पावर और मार्केट उसी जगह पर, या तो उसको इन मार्केट में सेल किया जाए या इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया। तो मार्केट तो सबसे बात की बात है प्रोडक्शन में, एक्टिविटी में। देन सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन गो इन हैंड विद अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने भी बताया, जब कोई बड़ा प्लांट लगता है जो कम से कम 4-7 हज़ार रुपये, 4-7 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। एक तो जब वो प्लांट बनता है तो 2-3 साल तक बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, जब वो प्लांट बन चुका होता है तो उसके अंदर सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, और धीरे धीरे वहाँ फैक्ट्रीज के आसपास कॉलोनी बनती है। जितने भी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के RAPP के जो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, आप देखो जहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है वहाँ कॉलोनी बनाते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं, फिर वहाँ लोगों का आना जाना शुरू होता है, तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बनता है।
ठीक है, शहरीकरण या शहरीकरण बढ़ता है। मुंबई जब 7 आइलैंड से इंडिपेंडेंट, तो मुंबई में जब कॉटन मिल्स लगनी शुरू हुई, तो आप आज देखो आज मुंबई किस लेवल पे डेंसली पॉपुलेटेड है। तो 60 साल पहले जब मुंबई में, या 100 साल पहले जब मुंबई में मिल्स लगना शुरू हुई थी, कॉटन की मिल्स, क्योंकि कॉटन बहुत ज़्यादा उत्पादित होता था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स बॉम्बे में लगाएगी, तो आप देखो कि बॉम्बे कितना बड़ा अर्बनाइजेशन हुआ, लोग वहां आकर जॉब ढूंढने लगे, वहां आकर रहने लगे। क्लियर? तो अर्बनाइजेशन भी साथ में होता है। देन cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant, financial advice, सभी तरह की। तो जब प्लांट लगता है तो लोग जॉब के लिए भी जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनती है, एक जगह से दूसरी जगह आपको लाने ले जाने वाले लोग ट्रांसपोर्टेशन की जॉब करने आते हैं कि अच्छा नया प्लांट बन रहा है तो मैं इस गांव से उस गांव तक लोगों को लाने ले जाने का काम करता हूं, तो उस जगह पर लोगों की इनकम जनरेट होना शुरू होती है। यानी आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर करती हैं कि हम जब जीत जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इस स्टेट में, बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे या बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे ऑटोमोबाइल की। हरियाणा में गुड़गांव और राजस्थान में अलवर के अंदर आपने सुना होगा ऑटोमोबाइल हब्स है, ठीक है, होंडा के प्लांट हैं, सुजुकी के प्लांट हैं, भिवाड़ी हो गया, टपूकड़ा हो गया, खुशखेड़ा हो गया, जो हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर है, वहाँ बहुत बड़े इकोनॉमिक जोन्स हैं, सेज जिनको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आपने अगर वर्ड सुना हो, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, सिलिका की इंडस्ट्रीज हैं, फाइन लेबर की इंडस्ट्रीज हैं। तो इतने सारा प्लांट, एक पूरा एरिया ऐसा बनाया गया सेज, जहां पर अलग अलग विदेशी कंपनियां आके रहती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सब किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। क्लियर? तो इससे क्या होता है? जॉब जनरेट्स होती हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो जापानी कंपनीज हैं, होंडा हो गई या आप बात करो कि सुजुकी हो गई, इनकी यामाहा हो गई, इनका प्लांट है राजस्थान के अलवर में, और बॉर्डर पे भी है हरियाणा के। यहाँ पर जापानीज लोगों के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं ताकि जापानीज ऑथेंटिक फूड मिले। अब आप सोचो कितनी मात्रा में जापानीज लोग इंडिया में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, जब तक वो प्लांट्स बन रहे हैं, जब तक उनकी कंपनी के प्लांट्स बन रहे हैं, और बाद में जब वहाँ से 1000 और हजार कार हर साल हर महीने मैन्युफैक्चर होकर निकलेंगी, या बाइक्स मैन्युफैक्चर होकर निकलेंगी, तो कितना एम्प्लॉयमेंट वहाँ लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। यस, तो प्लांट लोकेशन, जैसा मैंने बताया, किसी भी प्लांट को डालनी, अब ये प्लांट एक वर्ड है, आप इंडस्ट्री समझ लो, फैक्ट्री समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। तो जो मैंने बात भाई उन्हीं को ध्यान रखना। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सिचुएशन, यानी जो भी आप जगह जा रहे हो वहाँ सरकार से मान्यता लेने के बाद, कानूनन जमीन लेने के बाद वहाँ प्लांट बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अब इसमें क्या जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, पावर जिसको हम बोलते हैं, या वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ कोई प्लांट लगेगा क्या? नहीं। गुड्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, जैसे मैंने बताया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टर, पैसा, जहां उसको आके वहां की राज्य सरकार उसको कम पैसे में उसको प्लाट जमीन बेचे, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, तो इंडस्ट्रीज भी इसलिए जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, नियरनेस टू द मार्केट, मार्केट आसपास हो, जो चीज़ बन रही है उसको बेचने के लिए भी वहाँ पर ज़रूरत हो, बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो, ठीक है, या बड़े शहर पास हो। नियरनेस टू रॉ मटेरियल, जो हमने बात की, वो सारे पॉइंट्स इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। ठीक है, आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री क्या होती है, जो आपकी बुक के हिसाब से दिया हुआ है, उसमें क्या पढ़ोगे? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मटेरियल, जैसा मैंने बताया, रॉ मटेरियल पास में ही हो, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाए। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल 100 किलोमीटर दूर से मिल रहा है और लाने ले जाने में कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जो बन रहा है उसको पहुंचाना। आपने एक वर्ड सुना होगा, वैल्यू चेन, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब जैसे कि इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल, दिल्ली में कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही तो वहाँ से वो कैपिटल्स में गई, कैपिटल से सब टाउन्स में गई, सब टाउन से गांव में गई, एक चेन है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसमें होने वाला खर्चा, चाहे रोडवेज से हो चाहे रेलवे से हो। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री साइट, कहाँ लोकेट करनी है, वो इसके लिए यही पॉइंट है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी जितना मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो उसको जब आप मार्केट में बेचोगे तो आप मुनाफा तो कमाओगे ना। अगर एक बिस्किट का पैकेट पार्ले का 8 रुपए का पड़ रहा है कंपनी को, गेहूं खरीदने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, शक्कर मिलाने के बाद, फाइनल प्रोडक्ट 8 रुपए का, तो कंपनी 10 रुपए में तो उसको बेचेगी ना। चलो आगे बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के लिए भी, और हमारा जो एनटीएससी का स्टेज है वो भी। इस चैप्टर को आप सिर्फ थीम में याद रखो, क्वेश्चंस इस पे ज्यादा टफ नहीं बनेंगे, लेकिन लॉजिक के वजह से बनेंगे, और देखेंगे हम क्वेश्चन 2-3 बाद में। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है ये? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे, जैसे सबसे पहले मैंने बताया था शुगर केन, कॉटन, उसके बेसिस पे। तो कॉटन, वुलन, ऊन की इंडस्ट्री, भेड़ से मिल रहा है, सिंथेटिक फाइबर भी होता है, लेकिन फाइन जो ऊल होता है, जैसे आपने पश्मीना शॉल सुनी है कश्मीर में, तो वो जो पश्मीना शॉल है वो एक प्रकार के जो कश्मीरी स्टैग होता है, जो इसको हंगल बोलते हैं, एक हिरन होता है, एक हिरन प्लस जो है थोड़ा सा आपको सिमिलर दिखेगा वो
रेंडियर टाइप, तो कश्मीरी स्टैग उसको बोलते हैं, उसके फाइन फैब्रिक से, उसके स्किन के बाल से मिलता है। जूट, सिल्क, सिल्क जो है हमें पता है, कोकून जिसको हम बोलते हैं, सिल्क सेरिकल्चर जिसको बोलते हैं। रबड़ हमें पेड़ से मिलता है, टायर इंडस्ट्री बनी है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। रबड़ हम सीधे सीधे फॉरेस्ट से लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग कौन करती है? टायर इंडस्ट्री। टायर कहाँ बनता है? घर में तो बना नहीं सकते आप टायर, फैक्ट्री में ही बनाओगे, तो प्रोसेसिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वहां से आ रहा है। एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, कॉफी को भी पत्ते तोड़ने के बाद प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए भी इंडस्ट्री होती है। तो हर एक चीज के लिए प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री है, ठीक है। देन मिनरल बेस्ड, आयरन एंड स्टील, सबसे हैवी इंडस्ट्री, इनको हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। हैवी क्यों? इनके प्लांट्स, इनके बॉयलर्स, इनके जो मिक्सचर्स होते हैं वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बड़े बड़े स्टील प्लांट आप जब देखोगे, आप ऐसे समझोगे कि आप बहुत एक छोटे से जीव और बहुत बड़े बड़े उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ऊंचे ऊंचे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके फाइनेंस जो होते हैं, भट्टियां जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। देन सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल्स, इनके हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में जाते हैं। ये हैवी इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा कवर करते हैं। क्लियर? देन तो ये तो किस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे, ठीक है। अब सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ, जो रोल है मतलब जो रॉ मटेरियल किस तरीके की है, एग्रो है, तो अब जैसे इसको समझते हैं, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरर अदर गुड्स, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। देन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट, पेन, यानी मीडिएटर। मीडिएटर कैसे हो गया? जैसे आपको पता है कि भाई कॉटन के ऊपर बेस्ड है इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन जो है, कॉटन सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ठीक है। कुछ कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सप्लाई करती हैं, सप्लाई एंड चेंज के थ्रू, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे कि मान लो कि आयरन है, आयरन एंड स्टील एक कंपनी निकाल रही है, एक कंपनी निकाल रही है मान लो जमशेदपुर से। अब ये जो निकाल रही है ये कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर हो गई, मान लो कि कोई कैरन इंडस्ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया के जो ऑयल निकाली, ऑयल खोजा है और इस ऑयल को बेच रही है इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ रिक्वायरमेंट बेसिस पे वो आयरन एंड स्टील टिस्को को वो दे रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल कि जो चीज निकाली जा रही है उसको कौन निकाल कर दे रहा है? सेकंड पर्सन को, ठीक है। ये थोड़ा सा थर्ड पर्सन के थ्रू हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसे को लगाने के आधार पर, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। अब इसको मान लो कि एक शू मेकर कंपनी है एडिडास, उसने 10 करोड़ का एक प्लांट लगाया शू बनाने का स्पेन में। इसी कंपनी ने एक फाइन प्रोडक्शन ऑफ लेदर इंडस्ट्री के लिए एक प्लांट लगाया इंडिया में 1000 करोड़ का। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्ट करने के ऊपर, जैसे आयरन एंड स्टील में लगते हैं हजारों करोड़, है ना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में लगते हैं हजारों करोड़। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मनी के बेसिस पे स्मॉल स्केल, यानी 1 करोड़ तक का पैसा लगा कोई व्यक्ति किसी भी प्लांट को स्टार्ट करे। मान लो बिस्लेरी के पानी बनाने की बॉटल्स का प्लांट है, ठीक है। उसमें क्या है? पानी तो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। एक सिंपल जो अर्थ से मिल रहा है उसको प्रोसेस करके फाइन करके उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स मिला के पानी, पैक्ड बॉटल को आप दे रहे हो, बॉटल भी आप खरीद रहे हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। प्लास्टिक कंपनी से आपने बॉटल बनी हुई ली, पानी भर के आप बेच रहे हो, तो बेसिकली प्लांट आपका छोटा हो गया है, तो उसमें कोई हजारों लाखों करोड़ का पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक किसका है? ऑनर कौन है उस पर्टिकुलर फर्म का या कंपनी का? जैसे नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीएल है, जो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ यूरेनियम लिमिटेड। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो प्राइवेट नहीं होता, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ठीक है। तो पब्लिक वो कंपनीज जो कि सरकार के हाथ में होती है, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बीपीसीएल जो मैंने बताया, और भी बहुत सारी कंपनीज जो इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें सरकार का मालिकाना 50% शेयर सरकार के हैं, बाकी वो पब्लिक प्राइवेट को दे देती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ठीक है। प्राइवेट, इसके तो बहुत एग्जाम्पल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी हो गई, या आप देखोगे, अच्छा मारुति सुजुकी में क्या देखते हो, जॉइंट वेंचर है, मारुति और सुजुकी दो कंपनी से मिलकर अपना शेयर होल्डिंग करके एक कंपनी चला रही है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट के साथ मिलकर चलाती है तो उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे मान लो मारुति के साथ हिंदुस्तान मोटर्स पहले गवर्नमेंट की थी, ठीक है, एम्बेसडर कार आती थी उसको बनाती थी, और मारुति एक इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी, तो मिला के शेयर दोनों ने 51% और 49% शेयर मिलाया, ज्वाइंट कंपनी शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद होता है कॉपरेटिव्स,
कोऑपरेटिव्स, जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कृषक सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जितने लोग पूल किए हुए हैं, जैसे मान लो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 1000 किसान जो है अपना शेयर डालते हैं, हर महीने 10-10 हज़ार रुपये डालते हैं, और वो जो 10-10 हज़ार शेयर से जो एक प्लांट बनाया है, दूध प्रोसेसिंग का प्लांट, उसमें शेयर भी उनका है, उसके अंदर मुनाफे में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उन्हीं का बराबर इक्वल शेयर है, और उस कंपनी को, उस अमूल ब्रांड को या उस मदर डेयरी ब्रांड को वही लोग मिलकर चला रहे हैं, यानी कोऑपरेटिव पूलिंग के थ्रू जो चलता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली बनते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव के बेसिस पे। नाउ अब आप देखोगे सबसे पहले एग्रो बेस्ड, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड की अगर बात करें तो एग्रो बेस्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है जो सीधे सीधे रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, जैसे कॉटन यानी कपड़ा। कॉटन बना रहे हो आप, कपास उगा रहे हो, कपास के आधार पर आप कॉटन बना रहे हो, लेकिन कपास उगाने के बाद से लेके जो प्राइमरी किसान की एक्टिविटी से लेके एक फाइनल क्लोथ बनने का, क्लोथ मतलब कपड़ा, सिंपल फिनिश्ड शर्ट या पैंट, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल कपड़े की बात, उस तक लेकर जो एक जो रूट है उसमें भी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ आप नीचे वाला डायग्राम देख सकते हो, सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर क्या हो गया, कॉटन जो खेत में उग रही है, कॉटन को प्लग करना, साफ करना, उसको एक साथ मतना, पतले रेशो में बनाना, स्पिनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहले हाथों से ही सारा काम करती थी, घर की महिलाएं करती थी 18वीं सदी में, कॉटन उगाना, फाइन उसको पीट पीट के पतला करना, बिल्कुल फाइबर थ्रेड बनाना, थ्रेड बनाने के बाद उसको एक कंप्लीट लंबा थ्रेड बनाना जिसको हम कहते हैं स्पिन यार्निंग, ये थ्रेड बनाना। ये एक जो रेड कलर का थ्रेड आप देख रहे हो, पिंक देख रहे हो, यानी कि पहले तो सिंगल एक थ्रेड बनाना उसको लंबा, जिसको स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक है। स्पिनिंग यानी उसके बाद व्यूविंग या निटिंग, एक लंबा थ्रेड बनाने का प्रोसेस। आपने वाटर फ्रेम पढ़ा होगा, आपने स्पाइनिंग जेनी पढ़ा होगा, आपने जॉन के का जो इन्वेंशन था फ्लाई शटल वो पढ़ा होगा। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है, ठीक है। डाइंग एंड फिनिशिंग, ये कलर, अलग अलग कलर रखना, यानी कलर रंगने के लिए भी अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस होते हैं, अलग अलग कलर। पहले इसको कुछ कम्युनिटीज करती थी, जैसे रंगरेज हो गए या छिपा हो गए, प्रिंट करने। पुराने जमाने में हर एक कम्युनिटी का अपना काम होता था, और फाइनल प्रोडक्शन जब तक होता था सबके पास एम्प्लॉयमेंट होता था, ठीक है। जब से पावर लूम आया, ब्रिटेन से जब ये टेक्नोलॉजी आई, मैनचेस्टर गुड्स, जब से पावर लूम आया, लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो गया ही गया, प्लस साथ में टेक्नोलॉजी, बट एडवांटेज क्या हुआ, जो प्रोडक्शन की दर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ गई, क्लियर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो कि डाइंग, फिनिशिंग, उसके बाद गारमेंट्स कब बनेंगे, कपड़े, फाइनल कपड़ा कब बनेगा, जब क्लोथ का मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में देखो आप, अलग अलग यार्न बोलते हैं इनको, गट्टों को, जो बड़े बड़े यार्न बनते हैं, और इन यार्न से फिर फाइनल फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में भी बात करें, भारत में सबसे पहली टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई थी मुंबई में, क्वेश्चन आता है ये 1854 में, ठीक है। जितना कंसंट्रेशन है कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात में है। उसका रीजन क्या है, कॉटन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा होता है कहाँ पर, महाराष्ट्र गुजरात में, ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। तो ये एग्रो बेस्ड पे हमने पहला एग्जांपल देखा। उसके बाद जूट, भारत, इंडिया, बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। जूट एक फाइन फैब्रिक, फाइन रेशा होता है, इसकी खेती होती है, ये नेचुरल रॉ मटेरियल मिलता है हमें खेती से, और इसी फाइन रेशे को बाद में जूट की रस्सी या जूट के फाइबर्स के रूप में बनाया जाता है। अब इसमें हर लेवल पे गरीब व्यक्ति से लेकर बड़ा आदमी जुड़ा है। कैसे, देखो, खेती करने वाला किसान जुड़ा है, वो जूट बेचकर कमा रहा है, उसको फाइनल प्रोडक्शन जो स्टेजेस में होता है, अलग अलग लोग जुड़े होते हैं। फिर इनको एक फैक्ट्री प्लांट से या बड़े फैक्ट्री प्लांट से एक जगह से दूसरी जगह लाने वाले जो कामगार, कारीगर हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। यानी केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है ऐसा नहीं है, इसमें इंटरमीडिएटरी एम्प्लॉयमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या है, अब जूट इंडस्ट्री भारत में वेस्ट बंगाल में ही क्यों फ्लरिश करती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा रिवर जा रही है वेस्ट बंगाल में, उसके दो चैनल बनते हैं, एक तो हुगली नदी जो जाती है कोलकाता की तरफ, और एक पद्मा, इसकी एक और ब्रांच बनती है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा फर्टाइल प्लेन है। फर्टाइल प्लेन क्यों है, ओल्ड एंड न्यू एलिवल सॉइल की वजह से डोमिनेटेड है, और फर्टिलिटी की वजह से, वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से, कोलकाता जैसा बड़ा शहर पास होने की वजह से, फिनेंसिंग और ट्रेडिंग और स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांट आसान है। कोलकाता एक पोर्ट सिटी भी है, दूसरा बड़ा पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम है, और यहाँ एग्रीकल्चर के लिए और लेबर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा से आसान मात्रा में मिल जाती है। तो इसलिए जो जूट इंडस्ट्री है ये फ्लरिश है वेस्ट बंगाल में या हुगली नदी के प्लेन पे। ये क्वेश्चन 2017 के बोर्ड्स में आया हुआ है कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ हुगली बेसिन फॉर जूट प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
फर्टाइल लैंड है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर, जो पॉपुलेशन भी क्योंकि बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट जो लेबर है वो स्किल्ड मिल जाती है और कम भाव में मिल जाती है। वेल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे से अच्छा कनेक्टेड है, पोर्ट सिटीज से कनेक्टेड है और रोडवेज भी अच्छा है। एंड अवेलेबल मार्केट, और कोलकाता एक बड़ा शहर, मेट्रो शहर जो है, जो यहाँ से इस सेवाओं को आगे तक पहुँचाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन आता है वो है आयरन एंड स्टील। सबसे बड़ी किसी भी देश के विकास में वहाँ पर आयरन, लोहा, इस्पात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़, घर में स्टील के बर्तन से लेके, रेलवे के ट्रैक से लेके, रोडवेज के ब्रिज से लेके, और हर एक चीज़ में आपको दिखेगा आयरन एंड स्टील दिखेगा। कंस्ट्रक्शन में सरिये से लेके बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर में जो लोहा बनता है, हर चीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आयरन स्टील पे डिपेंडेंट होता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील डेवलपर है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो चाइना और इंडिया का स्टील डेवलपमेंट लगभग बराबर था, लेकिन इंडिया थोड़ा पिछड़ता गया स्टील डेवलपमेंट में ड्यू टू रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, और चाइना आगे बढ़ता गया। तो हैवी इंडस्ट्री के कैटेगरी में ये जाता है स्टील मेकिंग। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टील का जिस देश का ज़्यादा है उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है फटाफट। ठीक है, आयरन और लोहा, जो लोहा है इसके साथ कोयला, लाइमस्टोन और मैंगनीज मिला के 4:2 रेशो में, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आयरन बनाने का, स्टील बनाने का प्रोसेस क्या है। तो आयरन 4:2 रेशो कोकिंग फ्यूल और 1 रेशो लाइमस्टोन और मैंगनीज, इसमें मिलाकर स्टील जो प्लांट्स हैं, फ्लास्ट बर्नर्स जो हैं, वहाँ पर ये स्टील बनाने का काम किया था। जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये हॉट स्टील है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर हॉट स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है इंटरमीडिएट स्टेज पे। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सबसे बड़ा प्लांट जो है जमशेदपुर में। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन करता है क्रूड स्टील का, और स्पॉन्ज आयरन भी करता है और पिग आयरन भी होता है। अब स्पॉन्ज और पिग आयरन क्या है? इम्प्यूरिफाइड जो आयरन होता है, इम्प्यूरिफाइड जो कच्चा इस्पात बनता है उसको स्पॉन्ज आयरन और पिग आयरन कहते हैं, जिसको कम, जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है स्टील के, प्योर आयरन फॉर्म में नहीं होता है, कच्चा, उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं पिग आयरन और स्पॉन्ज आयरन में। ठीक है, रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, मैंगनीज, पिग आयरन, जिसमें मैग्नीशियम, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। और फाइनल रोलिंग, यानी ये जो आप देख रहे हो ये फाइनल रोलिंग इसको कहा जाता है, फिनिश गुड्स में जो निकाल के लाया जाता है। ठीक है, अब इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट, क्वेश्चन आता है मैप का 5 मार्क्स का, उसमें 100% आप मान के चलोगे क्वेश्चन आते हैं स्टील प्लांट वाले। हर साल आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैंने दोनों चीजें यहाँ पर मेंशन की है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में पूरा स्टील को मॉनिटर करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको रिलोकेट करता है, बाहर आउटसोर्स कितना करना है, कंट्रोल करता है सभी स्टील प्लांट्स के प्रोडक्शन को। ठीक है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा स्टील प्लांट था, सबसे पहले लगने वाले स्टील प्लांट्स में था, सबसे बड़ा एशिया का स्टील प्लांट है ये। राउरकेला उड़ीसा, सलेम तमिलनाडु, बोकारो जमशेदपुर, ये नाम आपने सुने भी होंगे, विजयनगर कर्नाटका और भद्रावती कर्नाटका। मैप के थ्रू अगर देखेंगे तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्यों कंसंट्रेटेड स्टील सिटीज, लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जो आयरन और के रिजर्व हैं वो यहीं पर लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेटू पे। ये देखो, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील, बोकारो वेस्ट बंगाल, ठीक है, दुर्गापुर, ठीक है, और बर्मपुर, और यहाँ देखो कर्नाटका में विजयपुर और भद्रावती, और सलेम तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैप में क्वेश्चन जरूर आता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, उसी फॉर्मेट में मैंने इसको आपको यहाँ पर बताया है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है, यानी सरकार के अधीनस्थ चलने वाली कंपनी है। स्टील के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, इसका भी उपयोग बहुत आयत में होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, यानी एल्यूमिनियम, क्योंकि आपको पता है हमने मिनरल रिसोर्सेज में पढ़ा था, अर्थ के अपर लेयर से होता है, इसको निकाला जाता है और बाद में इसको प्यूरिफाई किया जाता है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल, क्योंकि प्रोडक्शन उड़ीसा में ही बॉक्साइट का सबसे ज्यादा था, तो क्या पढ़ा था हमने, जहाँ रॉ मटेरियल है वही प्लांट बनता है। केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसके प्लांट है। बॉक्साइट वो अयस्क है जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। स्मेल्टर यानी अलग अलग किया था, और स्टील के जो ये रोल्स आप देख रहे हैं, सॉरी जो एल्यूमिनियम, ये जो आप एल्यूमिनियम के जो आप रोल देख रहे हैं, ये इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। लाइट होता है, रेजिस्टेंस फ्री होता है, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, अगेन दिस इज अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी, ये प्रोडक्शन करती है इसका। ठीक है, नालको। नाउ अब इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर, आपके घर में साबुन है, डिटर्जेंट है, हाथ धोने का आप देखते हो डिश वॉशर है,
सैनिटाइजर जो अभी हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, रस्सी जो नायलॉन की आप देखते हो, हर एक जगह पर केमिकल यूज़ होता है। फेस पे लगाने वाली क्रीम, टेल्कम पाउडर, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, हर एक चीज़ में केमिकल्स, यानी केमिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री का यूज़ केमिकल के साथ फर्टिलाइजर्स में भी होता है। तो केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर दोनों ही एक दूसरे के साथ चलती हैं। जितना भी प्रोडक्शन आप देखते हो हर एक चीज़ का, चाहे आप टॉयलेट क्लीनर देखो, चाहे आप अपने डिश वॉशर देखो, साबुन, डिटर्जेंट, क्रीम्स, सब जो है केमिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इट इंक्लूड्स फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव, पेंट, घर में करने वाले पेंट, इमल्शंस, डाई, स्टफ्स, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन सोडा, ऐश, हर एक चीज़, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, सब इस इंडस्ट्री में आता है। और केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके प्लांट छोटे स्केल पे भी होते हैं, लार्ज स्केल पे भी होते हैं, स्मॉल स्केल भी होते हैं, लार्ज स्केल भी होते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर्स खेती में बहुत ज़्यादा यूज होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए, खासकर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जो है और पोटैश। ये फर्टिलाइजर्स प्लांट आपने देखे होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। यूरिया बनाया जाता है अमोनिया के थ्रू। ठीक है, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट ये बनाए जाते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। देन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनीज जितने भी बड़े बड़े आप देखोगे बिल्डिंग्स बनते हैं, बिना सीमेंट के नहीं बन सकते हैं। सीमेंट एक प्राइम ऑब्जेक्ट है। भारत का पहला सीमेंट प्लांट लगा था चेन्नई में। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्योंकि लाइमस्टोन और जिप्सम जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, इसके बिना आप सीमेंट प्रोडक्शन नहीं बना सकते। अब सीमेंट कहाँ प्रोडक्शन करोगे? जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उन्हीं जगहों पर जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा उसको बनाने के लिए, यानी जिप्सम और लाइमस्टोन, वहीं पर बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं, सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा कनेक्टेड होना चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। क्लियर। नाउ ऑटोमोबाइल, ये तो एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देती है। इसका रॉ मटेरियल मुख्य क्या हो गया? अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमने एग्जांपल देखा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, रोल इसका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, हैवी इंडस्ट्री है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल क्या है? आयरन एंड स्टील। ठीक है, आयरन स्टील के बिना कार का ढांचा बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे जोन है जो ऑटोमोबाइल जोन है। चेन्नई आप देख लो, पुणे आप देख लो, बेंगलोर आप देख लो, साउथ में आप जाओगे तो हरियाणा में आप चले, नॉर्थ में आप जाओ तो हरियाणा में आप चले जाओ। तो ऐसी जगह पे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, लाइक हुंडई, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा, उसके बाद मारुति, जहाँ पर बहुत मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल बेस्ड है, आयरन एंड स्टील बेस्ड है, और इनका जो मेन जो इनका रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजी भी है। रोबोटिक्स के सहारे आप देख सकते हो आजकल कार बनती हैं, तो रोबोटिक्स पूरी कार को असेंबल करता है। एक महीने में हजार हजार कार प्रोडक्ट्स करके निकाल दी जाती हैं बाहर, कंपनी का मास लेवल में प्रोडक्शन होता है। तो ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा हब है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखोगे तो हरियाणा में या राजस्थान के आसपास, या पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, और वहाँ पर ही ऑटोमोबाइल जोन चलता है। ठीक है, इसके अलावा अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आपने देखा, मोहाली, बैंगलोर, सिलिकन सिटी हम इसको कहते हैं बैंगलोर को, क्योंकि कैलिफोर्निया वाली जो सिलिकन सिटी है, वैसे ही डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैंगलोर में होता है। ठीक है, चेन्नई हो गया। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन भी इंडिया का बहुत ग्लोबल है। इन्फोसिस आप देखो, HCL आप देखो, तो ये जो कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं और डेवलपमेंट को जनरेट करती हैं। अब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से होने वाला पॉल्यूशन, बेसिकली पॉल्यूशन जो है पूरा एयर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑटोमोबाइल से प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल का कंबंशन जो होता है डीजल पेट्रोल का, उससे होता है। ठीक है, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, जो भी डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं या केमिकल फैक्ट्रीज है, वो सारा अपना डिस्चार्ज पानी में छोड़ देती है, फ्रेश वाटर में। यमुना दिल्ली में इसके लिए बहुत बुरी तरीके से जाना जाती है कि यमुना में जो डिस्चार्ज है, पूरे दिल्ली के आसपास जो प्लांट्स है, उसकी वजह से यमुना का पानी पीने के स्तर तक नहीं है। ठीक है, गंगा में जो डिस्चार्ज होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्ज होता है, उससे पानी या वाटर बॉर्न डिजीज बहुत तेजी से फैलती हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें समझना चाहिए कि हाँ, इनकी यूटिलिटी है। डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, ये सब फ्रेश वाटर में मिलते जाते हैं। तो जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, थर्मल वेस्ट, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो हॉट वाटर डिस्चार्ज किया जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, वो मुख्य कॉज है पॉल्यूशन का। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, स्टेज 2 के पर्सपेक्टिव से तो लॉजिकल ही इसमें पूछा जाता है। नाउ जो हमने बात की थी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक भी होता है, और जो थर्मल पॉल्यूशन है, जो कार्बन कोल को कंबशन करके बनाया जाता है, वो सब एटमॉस्फेयर को बेसिकली पॉल्यूट कर रहे हैं।
कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोन एज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट की प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जो हमने रोल की बात की थी, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सप्लाई करती हैं कच्चा माल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी बनाती भी हैं और रॉ मटेरियल बनाकर भी बेचती हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल मैंने बताया था, ऑटोमोबाइल में क्या है कि आपको कार का ढांचा बनाना है तो आयरन बना के देना है, तो आयरन भी तो रिक्वायरमेंट है, तो आयरन कौन बना के दे रही है? टिस्को। तो आयरन एंड स्टील उस तरीके की एक फैक्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके देती है, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी को। कॉटन एंड स्टील नहीं, कॉटन एंड टेक्सटाइल, इसको हम देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे बिस्किट, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं सेकेंडरी सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की। एग्रीकल्चर भी है लेकिन इनिशियल लेवल पे भी प्रोड्यूस ही हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी जगह पर प्लांट या इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको किस तरीके की आधारभूत सुविधाएं चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड वाटर इज एसेंशियल, करेक्ट। अगर यहाँ लिखा होता ना ओनली तो वो सही नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, रेलवेज एंड रोडवेज, बिल्कुल भाई, सामान पहुंचाने के लिए भी तो जरूरी है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तो। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एंड फाइनेंसिंग, हाँ, पैसा मिले, बैंकिंग फैसिलिटीज हो, लोन फैसिलिटीज डेवलप हो चुके हैं, उसके लिए भी, करेक्ट। या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मालिकाना हक के आधार पर इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऑनरशिप के आधार पर सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट विद द ऑनरशिप। पब्लिक सेक्टर उनको कहा जाता है जिसमें गवर्नमेंट का मालिकाना हक होता है। सेल, नाल्को, भेल, ये कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। ज्वाइंट सेक्टर इज बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट विद प्राइवेट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर्स को कहा जाता है जहां गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व होती है, उनका शेयर लगा के प्लांट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हैवी इंडस्ट्रीज आर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अंडर दिस सेक्टर। और ज्यादातर इस सेक्टर में हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज नॉट ट्रू। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेटमेंट फर्स्ट, इट इज बेस्ड ओनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। केवल महाराष्ट्र और गुजरात में ही कंसंट्रेटेड है। कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर आर वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ द इंडस्ट्री। जो सिंथेटिक फाइबर आ रहा है, सिंथेटिक जैसे रेयन या नाइलॉन, वो कपास इंडस्ट्री को, कॉटन इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को compete करता है। ट्रू होना चाहिए। इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन डिफरेंट चेन बेस्ड प्रोसेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, उसके अंदर डिफरेंट चेन बेस्ड प्रोसेस हैं, हर लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, हर एक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड है। वो हमने डायग्राम देखा था, वो भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी अब जो है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही है। तो ओनली वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा था हमसे। क्लियर? तो यहाँ तक क्वेश्चन देखे तो आइडिया लग गया होगा चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से भी, और लॉजिकल बेस इस चैप्टर को हमें समझना है। डू लाइक, सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।